मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, 5 ईयर प्लान के बारे में जानेंगे और कौन कौन से पीरियड में ये चली थी, क्या क्या यहाँ पर मॉडल रहा है और क्या क्या यहाँ पर उन फीचर्स रहे हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं के, और जानेंगे किस तरीके के एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न आते हैं, इसके बैकग्राउंड और इसके आने वाले फ्यूचर्स में जिस तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। इससे पहले अगर हम बात करनी होगी तो हम बात करेंगे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को जो बनाने का जो कार्य दिया गया था वो यहाँ पर दिया गया था योजना आयोग को। योजना आयोग को यह जिम्मा दिया गया कि वो भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करे और किस किस तरीके से फील्ड में हमको काम करना है उसका निर्माण यहाँ पर योजना आयोग को दिया गया था। अक्सर यहाँ से जो प्रश्न आता है वो इसकी स्थापना से यहाँ से आपको देखने को मिलता है। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की, ताकि वो योजना बना सके भारत के लिए और भारत में किस किस तरीके से विकास के पथ को निर्माण करना था वो सारा जिम्मा यहाँ पर योजना आयोग को दिया गया था। एक महत्वपूर्ण और योजना थी यहाँ पर, वो थी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी जो स्थापना की गई थी वो यहाँ पर की गई थी अगस्त 1992 में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास जो परिषद थी वो योजना आयोग को यहाँ पर अंतिम मंजूरी यहाँ पर प्रदान करती थी। यानी जो योजना आयोग जो यहाँ पर निर्माण करने का कार्य था वो जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसका यहाँ पर यह कार्य था कि वो अंतिम अनुमति यहाँ पर प्रदान करती थी योजना आयोग को। तो अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि योजना आयोग के बनाए हुए मॉडल को अंतिम अनुमति यहाँ पर किसके द्वारा दी जाती थी, तो वो था यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद। ये दो यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल निभाती थी हमारे पंचवर्षीय योजनाओं को प्लानिंग करने के लिए। कुछ बात करते हैं यहाँ पर, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और संविधान लागू होने तक किस तरीके से विकास करना था भारत का, ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का जो जिम्मा दिया गया था वो योजना आयोग को दिया गया था, ताकि वो सही तरीके से इस भूमिका को यहाँ पर निभा सके। जब हम आजाद हुए तो अलग अलग समस्याएं थी, चाहे तो वो एग्रीकल्चर को लेकर थी, चाहे इंडस्ट्री को लेकर थी, सभी क्षेत्र में यहाँ पर समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को भी यहाँ पर कंसिडर करना था और उन्हीं के हिसाब से हमें अपनी प्लानिंग यहाँ पर करनी थी। तो हम एक तरफ हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड है और एक तरफ हमारे पास यहाँ पर मॉडल्स हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर उस टाइम पीरियड में जो योजनाएं चली उनके यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। यदि हम बात करते हैं अब तक हमारे पास जो योजना यहाँ पर चली थी वो कुल मिलाकर 12 योजनाएं यहाँ पर हमारे पास थी। 12 यहाँ पर जो हमारे पास प्लानिंग चली हैं और 7 हमारे पास यहाँ पर 1 ईयर की यहाँ पर प्लानिंग हुई है और इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर किस प्लानिंग के बीच में यहाँ पर गैप रखा गया है, कौन कौन से ईयर में यहाँ पर गैप रखा गया, उन सभी गैप को पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इनके योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं 3 गैप हमें दिखाई पड़ते हैं जो पूरी यहाँ पर प्लानिंग के बीच में हमारे पास थे। उन गैप के बारे में जानते हैं। इसको अगर हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं यहाँ पर अवकाश काल, योजना आयोग का अवकाश काल। 3 गैप हमें यहां पर दिखाई पड़ते हैं अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में। सबसे पहला जो गैप दिखाई पड़ता है वो हमें मिलता है 1966 से 69 के बीच। दूसरा जो हमें गैप दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है यहां पर 1978 से 80 के बीच। और तीसरा जो हमें गैप दिखाई पड़ता है वो मिलता है यहां पर 1990 से 92 के बीच। ये 3 गैप हमको पहले समझने होंगे इन 12 योजनाओं को समझने से पहले। इन 3 ये जो गैप आए हैं इनकी वजह से ही यहाँ पर याद करना आसान होगा इन सभी योजनाओं को। हमसे इन 3 जो गैप थे इसके अलग अलग कारण थे, अलग अलग यहाँ पर रीजन थे, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या क्या यहाँ पर हमको रीजन दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में स्टार्ट की गई और 1956 तक ये योजना यहाँ पर चली थी।
हेराल्ड डोमार मॉडल यहाँ पर अपनाया गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। आजादी के तुरंत बाद, या हम कहें कि जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसके तुरंत बाद, हमने अपने भारत को एक सही रूप, सही विकास के रूप में पथ पर चलाने का काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। तो 1951 में हमें यहाँ पर पहली योजना दिखाई पड़ती है और 1956 तक, यानी +5 ईयर तक ये योजना चली थी। इसका जो मॉडल था वो हेराल्ड मॉडल था। और यहाँ पर जो हमको ध्यान दिया था वो स्पेशली हमने यहाँ पर कृषि को ध्यान दिया था, यानी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड पर हमने अधिक ध्यान देने का प्रयास यहाँ पर किया था। दूसरी जो योजना है हमारे पास वो 1956 से स्टार्ट होती है और 1961 तक की चलती है। यहाँ का जो मॉडल था वो महानबोलिस मॉडल था और यहाँ पर हमने भारी उद्योगों पर जो मेन फोकस किया था। अगर हम बात करते हैं जितने भी प्लांट यहाँ पर लगे थे, चाहे वो राउरकेला हो, रेणुकूट हो, वो सभी हमें अपने सेकेंड ईयर में दिखाई पड़ते हैं। तो पहले में हमने यहाँ पर कृषि को देखा, दूसरी को हमने यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री को यहाँ पर कंसिडर किया था। ये दो योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं और इनके जो मॉडल्स हैं वो भी यहाँ पर हमें एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले के लिए हमारे पास है हेराल्ड डोमार मॉडल और दूसरी का जो हमारे पास है वो है यहाँ पर महानबोलिस मॉडल। महानबोलिस एक महान व्यक्तित्व थे, सांख्यिकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत से काम किए जो आज भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं। तीसरी योजना की बात करते हैं, 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 तक ये योजना यहाँ पर चलती है। इसके जो मॉडल्स था वो 3 व्यक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण थे, सैंडी, चक्रवर्ती और महानबोलिस। इन 3 व्यक्तियों का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान था। अगर हम बात करते हैं इस योजना में तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्लस हैवी इंडस्ट्री, इन दोनों को ही यहाँ पर कंसिडर किया गया था और इंडियन इकोनॉमी को आत्मनिर्भर और उसको खुद से ही निर्मित की हुई अर्थव्यवस्था बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड जो प्लानिंग था, भारत के साथ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर घटती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर 1962 में इंडो चाइना वार यहाँ पर होता है और 1965 में इंडो पाकिस्तान का वार होता है। इन दोनों जो युद्ध हुए थे, इन दोनों की वजह से भारत की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं थी। तो इसलिए ही यहाँ पर क्या होता है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती, यानी जो उसका लक्ष्य था आत्मनिर्भर और स्वतः निर्मित अर्थव्यवस्था का, उसको वो पाने में यहाँ पर असमर्थ रहती है। तो अक्सर कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है कि ऐसी कौन सी योजना है जो अपने लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाई थी। तो वह है यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना और उसके 2 महत्वपूर्ण कारण थे, जो 2 युद्ध भारत ने यहाँ पर इस दौरान लड़े थे। 1962 में इंडो चाइना वार और 1965 में यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था। तो ये 3 योजनाएं हमको एक साथ होकर पढ़नी है। अब हम बात करते हैं, हम चलते हैं सीधा उस गैप पर, जो वो गैप हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। 1966 से 69 के बीच यहाँ पर हमको गैप दिखाई पड़ता है और यहाँ पर जो हमने प्लान बनाया था वो यहाँ पर बनाया था 1 ईयर का प्लान हमने यहाँ पर बनाए थे, यानी एक वर्ष के लिए हमने यहाँ पर योजनाओं को चलाने का प्रयास किया था। तो ये 3 योजनाएं हमने देखी और 1966 से 69 के बीच हमें गैप दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पर अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच। तो 1969 से स्टार्ट होकर 1974 तक यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजना चलती है और इसका जो मॉडल था यहाँ पर वो यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस लोग को हमने ब्लैंक छोड़ा है। और जो फीचर्स था, जो हमारा यहाँ पर जो थर्ड प्लानिंग थी, उसका जो फीचर्स था आत्मनिर्भर और स्वतः निर्मित का, उसको ही हमने अडॉप्ट किया और यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड किया, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। इन 2 वर्डों को ऐड करके हमने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था। इस योजना के बाद जो हमारे पास है यहाँ पर वो है 1974 से 78 के बीच यहाँ पर योजना चलती है और इसके जो मॉडल था वो डीपी धर ने तैयार किया था और पहली बार यहाँ पर निर्धनता उन्मूलन की बात की गई थी। निर्धनता उन्मूलन की जो बात की गई थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर की गई थी और इसका जो मॉडल था वो डीपी धर के द्वारा किया गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं हम, ये केवल 4 साल ही यहाँ पर चलती है, केवल 4 ईयर की ये योजना थी। यहाँ पर जो हमें महत्वपूर्ण कारण दिखाई पड़ता है इस योजना को बीच में ही यहाँ पर बंद करने का, वो था यहाँ पर इमरजेंसी का दौर।
जब इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद वो चुनाव हार गई थी, उसके बाद यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो वो इस पंचवर्षीय योजना को बीच में ही बंद करती है। केवल 4 साल के लिए योजना हमें दिखाई पड़ती है। अब हम बात करते हैं, हमें जो दूसरा गैप था 1978 से 80 के बीच, वहां पर वन ईयर के लिए यहाँ पर ये योजना यहाँ पर चलती है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम क्या यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1 ईयर के लिए यहाँ पर योजना चलती है। फिर जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आता है वो है यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना। फिर जनता पार्टी की सरकार दोबारा यहाँ पर गिरती है और 1980 में यहाँ पर दोबारा से ही इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और वह फिर छठी पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर लेकर आती हैं। फिर हम बात करते हैं 1980 से 1985 के बीच यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की सरकार चलती है और यहाँ का जो मॉडल था वो यहाँ पर था आगत निर्मत का जो मॉडल था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कभी कभार जो है एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, लेकिन आज तक पूछा नहीं गया है। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो प्रश्न बनता है वो बनता है यहाँ पर गरीबी निवारण और रोजगार सृजन का जो प्रश्न बनता है। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जहां पर रोजगार सृजन की पहली बार बात की गई थी? तो जो पहली बार बात की गई थी वो की गई थी यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में। जो इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट की दोबारा गवर्नमेंट आई थी, छठी पंचवर्षीय योजना, पहली बार उस पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर रोजगार सृजन की बात की गई थी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 1985 से 90 के बीच जो पंचवर्षीय योजना चली। अब हम केवल उसमें यहाँ पर 5 ईयर ऐड करते हैं। फिर हम चलते हैं अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच। हम बात करते हैं, उससे पहले हमारे पास यहाँ पर एक गैप है जो हमारे पास यहाँ पर थर्ड गैप हमें दिखाई पड़ता है 1990 से 1992 के बीच। अगर हम बात करते हैं, इस दौरान इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो सही रूप से नहीं चल रही थी, यानी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही खराब यहाँ पर हो चुकी थी। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 ईयर के प्लानिंग की बात की। फिर हम बात करते हैं 1991 में। 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने यहाँ पर एलपीजी जो रिफॉर्म किए थे उसकी बात करते हैं। एलपीजी रिफॉर्म किए यहाँ पर, उसकी वजह से हमने यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग में गैप लिया था। तो इस गैप के बाद जब हम पहुंचते हैं यहाँ पर अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 1992 से 97 के बीच यहाँ पर ये चलती है और डब्ल्यू मिलर मॉडल के द्वारा ये चलाई गई थी और पहली बार इसमें मानव संसाधन का विकास का यहाँ पर विशेषता रखी गई थी। पहली बार इस योजना में कहा गया कि जो मनुष्य है वो एक संसाधन के रूप में हम इसको देखना स्टार्ट किया था, यानी जो हमारा पीपल्स थे, हमारे जो नागरिक हैं, उनको एक सही तरीके से स्किल प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर पहली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी और जो मॉडल था वो था यहाँ पर डब्ल्यू मिलर मॉडल। अगर हम बात करते हैं, इससे पहले ही हमारे जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की, हम अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखते हैं कि किसने वो लागू की थी, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पी.वी. नरसिंह राव और जो वित्त मंत्री थे वो यहाँ पर मनमोहन सिंह जी थे। तो कई बार एमसीक्यू में आप इस तरह के प्रश्नों को सोल्व भी करते हैं। तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री हमारे पास उस समय पी.वी. नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री। तो एमसीक्यू के लिए भी ये प्रश्न कई बार बन जाता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो मिलर मॉडल था और पहली बार मानव संसाधन के विकास के रूप में हम इसको यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर गैप नहीं दिखाई पड़ता है, केवल आप यहाँ पर +5 और +5 करके आप अपनी पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बचती है वो है यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई 1997 से 2022 के बीच। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी आगत और निर्गत की बात यहाँ पर की गई थी और छठी और 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपस में यहाँ पर संबंधित है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो 1997 का जो दौर था उसमें जो हमारे जो योजना आयोग के जो अधिकारी थे, जो यहाँ पर अध्यक्ष थे, उन्होंने ये महसूस किया कि जो हमारे नागरिक हैं उनको सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास उनका नहीं हो रहा है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में इस चीज को उन्होंने अडॉप्ट किया कि हम यहाँ पर जो विकास करना है वो सभी व्यक्तियों को करना है, समानता के साथ विकास करना है और सामाजिक न्याय की बात भी इसमें यहाँ पर की गई थी। तो ये था हमारा यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करते हैं अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो चलाई गई 2002 से 2007 के बीच और सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास को ही उसमें अडॉप्ट किया था और उसी को ही लागू करने का यहाँ पर
प्रयास किया गया था। फिर हम बात करते हैं 2007 से 2011 के बीच। ये जो दौर था, इंडिया डेवलप कर रहा था सही तरीके से, और वो चाह रहा था कि हम जितना जल्दी हो सके ग्रो करें, अपने नागरिकों को सही तरीके से डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सके। तो ये दौर था 2007 से 2012 का बीच। यहाँ पर हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाई, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीव्र और अधिक समावेशी विकास की यहाँ पर बात की गई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समावेशी जो वर्ड है, ये बात करता है एक ऐसे समाज की, एक ऐसे सोसाइटी की जहां पर जो गवर्नमेंट्स की जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ गांव में बैठे हुए उस गरीब आदमी तक भी पहुंचना चाहिए जो संबंधित या इतना अवेयर नहीं है अपने अधिकारों को लेकर। समावेशी विकास का यहां पर यही अर्थ है कि जनता तक हमारा जो विकास है, जो गवर्नमेंट का जो विकास है, वो वहां तक पहुंचना चाहिए जिसको उसकी अधिक आवश्यकता है। जो गांव में बैठा हुआ एक गरीब आदमी तक भी यहाँ पर हमारी जो प्लानिंग है वो वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें यहाँ पर तीव्र और अधिक समावेशी विकास की यहाँ पर बात की गई थी। फिर हम बात करते हैं अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 2012 से स्टार्ट होकर 2017 तक ये यहाँ पर चलती है। इसको याद करना काफी भी इजी भी है, क्योंकि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 में ही यहाँ पर स्टार्ट होती है। यहाँ पर इसका कोई भी मॉडल नहीं था। इन जो हमारे पास तीन जो पंचवर्षीय योजना थी पिछली वाली, वो हमारे पास कोई मॉडल भी नहीं था। यहाँ पर था कि तीव्र और संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास की यहाँ पर बात की गई थी। यानी जितने भी हमने अब तक विकास किया था उसमें और गति हमको यहाँ पर लानी थी। एक नया वर्ड यहाँ पर ऐड किया था हमने, वो था यहाँ पर संपोषणीय। संपोषणीय के विकास की यहाँ पर बात की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है हमारे लिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसको हम यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर हम बात करते हैं योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है, अब उसकी जगह यहाँ पर, तो योजना आयोग की समाप्ति के बाद यहाँ पर नीति आयोग का निर्माण किया था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, और एक नए रिफॉर्म की यहाँ पर बात की गई थी नीति आयोग के द्वारा। नए ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी कि इंडिया में नया ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। अलग अलग ईयर के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाता है। कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म्स के लिए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए हैं, 7 साल के लिए, 15 साल तक के लिए भी यहाँ पर ये प्रोग्राम का निर्माण करता है। केवल योजना आयोग की तरह ये 5 साल के लिए का निर्माण नहीं करता है। अगली वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब भी होने वाली है वो नीति आयोग से हम बात करने वाले हैं। एक नया वीडियो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे नीति आयोग के बारे में, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कब इसकी स्थापना की, कौन इसका यहाँ पर अध्यक्ष बनने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं यहाँ पर बोलता हूँ, आपको कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको बताएं, उस पर हम फॉलो करेंगे, उसको हम यहाँ पर सुधार करने का प्रयास भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।